Hello, everyone, and welcome back. So, today's topic is chapter 3, which is called Parametric Approaches Extreme Value. ठीक है, तो हम लोग आज एक फैमिली ऑफ पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे, विच इज एप्लीकेबल फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज. ठीक है, तो दो चीजें ध्यान रखना. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पैरामेट्रिक अप्रोचेस. पैरामेट्रिक अप्रोच मतलब उसमें पैरामीटर्स होगा, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स होता है, म्यू, सिग्मा, एक्सेट्रा. तो ये भी पैरामेट्रिक अप्रोचेस है. ठीक है, तो टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम वैल्यूज. व्हाट आर एक्सट्रीम वैल्यूज विल डिस्कस. एंड देन as far as distribution is concerned, it is not empirical or anything, it is parametric. मतलब कोई फंक्शन फिट होगा उसमें जिसमें पैरामीटर्स है. ठीक है, सो दैट इज द टॉपिक. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. नाउ इन केस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? मोस्टली वी आर वरीड अबाउट एक्सट्रीम इवेंट्स. वी आर ट्राइंग टू कैप्चर एक्सट्रीम इवेंट्स एंड द लॉस एसोसिएटेड विद दोज एक्सट्रीम इवेंट्स. ठीक है, तो व्हाट आर एक्सट्रीम इवेंट्स? एक्सट्रीम इवेंट्स क्या होता है? एक्सट्रीम इवेंट्स आर low probability and high impact events. Okay, those are the things we are trying to model in our risk model. एग्जाम्पल क्या है उसका? लार्ज मार्केट फॉल्स, राइट, फेलियर ऑफ लार्ज बैंक्स, आजकल काफी हो रहा है, राइट. तो दीज आर एक्सट्रीम इवेंट्स विच आर लो फ्रीक्वेंसी और लो प्रोबेबिलिटी बट हाई सिवियरिटी, हाई इम्पैक्ट. ठीक है, नाउ ये सारे जो इवेंट्स है, एक्सट्रीम इवेंट्स, उसमें व्हाट आर द चैलेंजेस, problems to deal with or estimate such kind of events? First of all, इसका तो number of observations is very very less. Few observations are there क्योंकि it is rare, right? Low probability, so the observations are less. If the observations of such extreme events is less, उसमें फिर estimation में दिक्कत होगा, correct? जो चीज़ आप observe नहीं करते हो that frequently, how can you estimate? So that is one challenge. And second thing is, वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड विथ एक्सट्रीम इवेंट्स, बट हमको उसके आगे जाना है. ठीक है, कि ठीक है, लार्ज मार्केट फॉल्स हुआ, कुछ एक बड़ा सा क्राइसिस आया, उस टाइम पे जो जो रिटर्न्स दिखे, बड़े बड़े नेगेटिव रिटर्न्स दिखे, वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट. कि ठीक है, इस केस में ऐसा ऐसा रिटर्न्स हुआ था, बट फ्यूचर में इससे इससे ज्यादा सीवियर हो सकता है, करेक्ट. तो सैंपल डेटा से बाहर भी जाना पड़ता है हमको. इसीलिए हिस्टोरिकल अप्रोच हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल अप्रोच में आप क्वांटाइल कट करते हो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, एंड यू आर लिमिटेड टू योर सैंपल. सैंपल के बाहर नहीं आ सकते. मुझे और बड़ा बड़ा लॉस कैप्चर करना है बियॉन्ड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड, सो दैट इज अनदर चैलेंज. पैरामेट्रिक अप्रोच फिट करने से यू कैन गो बियॉन्ड द सैंपल डेटा, क्योंकि आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हो, फॉर्मूला डाल के क्वांटाइल निकालोगे, ना कि डेटा से क्वांटाइल निकालोगे, करेक्ट. तो यू कैन गो बियॉन्ड. सो ये दो चीज याद रखना. एक है लो प्रोबेबिलिटी हाई इंपैक्ट इवेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होता है तो एस्टिमेशन बिकम्स चैलेंजिंग, एंड वी ऑल्सो नीड टू गो बियॉन्ड द ऑब्जर्व डेटा. तो उसके लिए पैरामेट्रिक अप्रोच इज वन वन ऑफ द वेज. दूसरा वे क्या है? अगर आपको याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि आप स्केलिंग करो. स्केल करने से भी आप सैंपल से बाहर जा सकते हो, लाइक वॉलेटिलिटी स्केल करो, कोरिलेशन वेटेड करके कर सकते हो, बट दोज आर सम ऑफ द वेज. ठीक है, एक ब्रांच ऑफ स्टडी है ईवीटी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी. एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी विच इज डेडिकेटेड टू डील विथ सच एक्सट्रीम इवेंट्स. तो एक्सट्रीम इवेंट्स को मॉडल करता है कौन सा थ्योरी? ईवीटी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी. ओके, राइट. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. जितने चीजें हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, सेंट्रल टेंडेंसी या सेंट्रल लिमिट थ्योरम, राइट. सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है? बाय द वे, सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हम लोग बोलते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, सैंपल मीन सैंपल मीन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर सैंपल साइज इज बिग. सैंपल मीन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द सैंपल साइज इज लार्ज. दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. हर हमेशा ये हम लोग हर मतलब 99% टाइम्स हम लोग ये अजम्पशन लगाते हैं, राइट, डे टू डे स्टेटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट्स के लिए. बट
ये सारे चीजें ईवीटी के ऊपर लागू नहीं होता है। ओके, दे डोंट अप्लाई टू ईवीटी, एंड पैरामीटर एस्टिमेशन इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम और ये सारी चीजें ईवीटी में लागू नहीं होता है। दैट इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, लेट्स प्रोसीड। द फर्स्ट, सो बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर है, दैट इज वी विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, two different types of approaches to deal with or to model extreme events. The first approach is generalized extreme value theory. Um, you can say GEV, generalized extreme value, GEV. That is the first approach. So let's discuss. अच्छा, ध्यान रखना एक चीज। नाउ सपोज हमारा कोर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या है रिस्क के केस में? वी आर ट्राइंग टू मॉडल लॉस। इन आवर केस बिग लॉस, राइट, एक्सट्रीम लॉस। लॉस को मॉडल मॉडल करना है हमको। Now, x is our loss variable, capital X. This is our random loss, which is a random variable, that is x. CDF of x is f of x. Capital F matlab CDF, small f matlab PDF. This is the standard notation. So capital F of x is the CDF of the loss distribution. अब हमारा कोर जो ओरिजिनल लॉस डेटा है उसका, अब व्हेन यू टेक ए सैंपल ऑफ साइज n, किसका, लॉस का, ठीक है, तो लॉस डेटा में आप एक सैंपल निकाले, सैंपल का साइज है एन, एन इज लार्ज, ठीक है, एंड देन यू टेक द सैंपल मैक्सिमा। दिस इज इंपॉर्टेंट। वो सैंपल में जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट लॉस विद इन दैट बैच और सैंपल, कॉल दैट एम एन। कैपिटल एम मतलब मैक्सिमम स्टेटिस्टिक, ओके। सबस्क्रिप्ट एन मतलब ये बोल रहा है कि, लेट मी डिलीट दैट, वन सेकेंड, सॉरी, ओके, फॉर सम रीजन दिस, राइट, सो कैपिटल एम मतलब मैक्स स्टेटिस्टिक, मैक्सिमम स्टेटिस्टिक, सैंपल का मैक्सिमम। सबस्क्रिप्ट एन इधर दिया हुआ है टू, यू नो, सो दैट यू रिमेंबर दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर ए सैंपल साइज स्मॉल एन, सैंपल साइज स्मॉल एन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टेटिस्टिक है। ये मैक्सिमम स्टेटिस्टिक जो है, दैट फॉलोज जीईवी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कितने सारी चीजें इंटरलिंक्ड है इसमें, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर आवर पेरेंट रैंडम वेरिएबल, ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल इज आवर लॉस डेटा, उसका सीडीएफ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जब आप एक सैंपल ड्रॉ करते हो फ्रॉम द लॉस डेटा, उस सैंपल में जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट लॉस, विच इज द सैंपल मैक्सिमा, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक मैक्सिमा, विल टॉक अबाउट दैट लिटिल लेटर, कॉल दैट एम एन, दैट इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल। आप बार बार सैंपल ड्रॉ करोगे तो उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू भी तो अलग 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 आएगा हर बार, करेक्ट। सो दैट मैक्सिमम वैल्यू, sample maxima, which is mn, is another random variable and that follows GEV distribution. It is not the loss data, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहा हूं मैं, वो लॉस डेटा पे फिट नहीं कर रहा, वो सैंपल मैक्सिमा विच इज अनदर रैंडम वेरिएबल, वो फॉलो करता है जीईवी बेस्ड ऑन अ वेरी वेरी पॉपुलर थ्योरम, फिशर टिपेट थ्योरम। जस्ट रिमेंबर द नेम इफ यू कैन, ठीक है। और जो जीईवी है, जीईवी का सीडीएफ, जीईवी का सीडीएफ का फॉर्मूला दिया है इधर नीचे, ऑलराइट। सो दैट्स द स्टोरी। अब ये वाला फॉर्मूला में दो बाइफर्केशन है, तीन पैरामीटर्स है। यू कैन सी एच, बेसिकली एच इज द सीडीएफ ऑफ द जीईवी, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ जीईवी। पैरामीटर्स है इसमें तीन, एक है जाई, एक है म्यू, एक है सिग्मा, तीन पैरामीटर्स है, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन वेदर जाई इज नॉट इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो, वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज, ओके। तो अलग अलग पैरामीटर का वैल्यू के लिए अलग फॉर्मूला है सीडीएफ का। इफ xi is not equal to zero, we have the first one. If it is equal to zero, we have the second one. Right. Now, in the first case, आप देख सकते हो वो सारे पैरामीटर्स, तीन पैरामीटर कहाँ कहाँ सब लगे हुए हैं।
सबसे पहले म्यू, म्यू इज आवर लोकेशन पैरामीटर। इसका इंटरप्रिटेशन सेम है। म्यू हम लोग नॉर्मली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू क्या बोलता है, म्यू टेल्स अस वेयर द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, करेक्ट। इस केस में म्यू इज ऑल्सो द सेम लोकेशन पैरामीटर, कि वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है, so उसका सेंटर कहाँ पे है। देन वी हैव स्केल पैरामीटर सिग्मा। इसका भी इंटरप्रिटेशन सेम है। सिग्मा इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इस केस में भी सिग्मा इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मतलब टू ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द मीन कितना स्प्रेड आउट है, दैट इज द sigma parameter. On top of that, we have another parameter xi, which controls the shape of the tail, also called as tail index. ठीक है, तो ये एक नया पैरामीटर है xi। तीन पैरामीटर, राइट, म्यू सिग्मा एंड xi। xi is called as tail index, which governs the shape of the tail, कि शेप जो जो अपना टेल है, will that be fatter और thinner, तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, टेल का शेप को कंट्रोल करता है xi। अच्छा, x जो है, x का कंडीशन भी है, इट नीड्स टू फॉलो ए कंडीशन। ये मत सोचना है कि इट कैन बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। Astik has a question. Zai, yeah, Zai, like this. So your x has a boundary, it must satisfy a condition। Randomly कोई भी वैल्यू x नहीं डाल सकते इसमें। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या assumption होता है, x इज अनबाउंडेड माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, बट इस केस में x के ऊपर कंडीशन है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जस्ट रिमेंबर कि x इज नॉट अनबाउंडेड। ठीक है। अच्छा, if xi equal to 0, then you apply the second formula for CDF. Remember, this is CDF, it is not PDF. CDF of GEV distribution, okay, which is applicable to sample maxima, not the loss data. And naturally, if xi equal to 0, वो xi इधर है नहीं इक्वेशन में, खाली म्यू और सिग्मा दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। All right, now let's consider a few cases. If xi is greater than 0, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेट मी आस्क यू दिस। इफ xi इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 0, आर वी यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन और द सेकंड इक्वेशन? फर्स्ट वन एवरीबॉडी, बिकॉज नॉट इक्वल टू 0 केस में आ रहा है वो, राइट। इफ xi इज ग्रेटर देन 0, देन इट्स कॉल्ड फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर xi ग्रेटर देन 0। उसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट इज, इफ xi इज ग्रेटर देन 0, यू गेट फैट टेल्स। जैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन में हमको फैट टेल्स दिखते हैं, वैसा आपको फैट टेल्स दिखेगा, राइट। हायर द वैल्यू ऑफ xi, फैटर द टेल्स। तो फैट टेल बिहेवियर मॉडल करने के लिए फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन इज आइडियल। इसीलिए इधर लिखा है कमेंट्स में कि आइडियल फॉर अपना हमारे रिस्क केस में, बिकॉज रिस्क केस में रिटर्न्स हैव अ फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशन। एम्पिरिकली हम लोग मतलब ऑब्जर्व किए हैं कि रिटर्न्स डू नॉट एक्चुअली फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव फैटर टेल्स। तो उस केस में यू कैन यूज फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन because it also has fat tails. Yes, you absolutely have to remember these three names, distribution और conditions क्या क्या है और उसके features क्या क्या है। ये तो definitely एग्जाम के लिए मतलब मैंडेटरी है। भले ही आपके मतलब इसमें काफी इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो सब नहीं आएंगे, बट ये तो थीमेटिक क्वेश्चन, ये तो आएगा ही 100%। ठीक है, सो फ्लेचर डिस्ट्रीब्यूशन हैज फैट टेल्स लाइक टी डिस्ट्रीब्यूशन। xi ग्रेटर देन 0 होने से फैट टेल्स बिहेवियर दिखता है, राइट। ठीक है। अच्छा, आइडियल फॉर रिटर्न्स, बिकॉज यू नो एम्पिरिकली हम लोगों को पता है कि रिटर्न्स हैव फैट टेल्स, तो फ्लेचर डिस्ट्रीब्यूशन मेक सेंस फॉर फाइनेंशियल रिटर्न्स। अच्छा, बाय द वे एक चीज याद रखना, आप डायरेक्टली क्या रिटर्न्स लेके उसके ऊपर फ्लेचर डिस्ट्रीब्यूशन डाल दोगे? हमारे पास रिटर्न डेटा है, स्टॉक प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, वहां से हम लोग रिटर्न डेली टाइम सीरीज निकाल सकते हैं रिटर्न्स का। कैन आई से रिटर्न्स फॉलो फ्रेचर डिस्ट्रीब्यूशन एज पर दिस थियोरी अभी तक जो डिस्कस किए? नॉट रियली, नॉट रियली। रिमेंबर, लॉस डेटा पे लागू नहीं होता डायरेक्टली ये सारी चीजें। ये सारा चीजें जो आप डिस्कस कर रहे हैं, दैट अप्लाइज टू एक्सट्रीम्स और ब्लॉक मैक्सिमा और सैंपल मैक्सिमा। तो आपको लॉस में से सैंपल निकाल निकाल के मल्टीपल ड्रॉ करोगे सैंपल, टेक द मैक्सिमम वैल्यू ईच टाइम,
वो सारे जो मैक्सिमस हैं दैट विल फॉलो फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट थीम है, ठीक है। डू नॉट थिंक दैट दीज डिस्ट्रीब्यूशंस अप्लाई टू द लॉस डेटा डायरेक्टली। ये सैंपल मैक्सिमा के ऊपर अप्लाई होता है। दैट इज अनदर रैंडम वेरिएबल। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा, बट बार बार वो चीज को मैं री इन्फोर्स कर रहा हूँ दिमाग में कि दीज आर नॉट फॉर द पेरेंट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज फॉर द सैंपल मैक्सिमा डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, remember that. Right. Next, if xi equal to 0, the question, so will this apply for less data also? Yes, yes, it will apply, but there is a challenge. You hit the nail on the head. लेस डेटा होने से और ज्यादा प्रॉब्लम है। एक तो आप एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हो, ऊपर से आपका डेटा भी कम है, तो फिर काफी ऑब्जर्वेशंस कम हो जाता है। उस केस में सारे एस्टिमेशंस बिकम चैलेंजिंग। स्टैंडर्ड एरर बड़ा हो जाता है एस्टिमेटर्स में, और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बड़ा हो जाएगा, तो इट बिकम्स ऑल वेरी चैलेंजिंग। बट यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट, वो एक इशू है। वो हम लोग कंक्लूजन में बात करेंगे, ठीक है। राइट, सो इफ xi इज ग्रेटर देन 0 इज फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन, फैट टेल्स, आइडियल फॉर रिटर्न्स। इफ xi इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड इक्वेशन यूज होगा। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन फॉल्स अंडर द फैमिली ऑफ गम्बेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। गम्बेल डिस्ट्रीब्यूशन, गम्बेल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो टेल्स है दैट इज सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेल, ठीक है। सपोज ये है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फैट टेल वाला जो है नॉर्मली वो ऐसा दिखेगा। ये फैटर टेल्स है, ठीक है, और ये थिन टेल्स है, एक्सपोनेंशियल डिके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दिस इज नॉर्मल, एंड दिस इज एनी काइंड ऑफ फैट टेल्स, फैट टेल बिहेवियर। तो गम्बेल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपना हमारा टेल बिहेवियर है दैट इज सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिके, एक्सपोनेंशियल टेल्स, राइट। तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अगर आपके रिटर्न्स जो है दैट फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, then it makes sense to use Gumbel distribution for the block maxima or sample maxima. Last case is xi get smaller than 0. इसमें कौन सा इक्वेशन यूज होगा, फर्स्ट की सेकंड? xi is negative. Again first equation, back to first equation, but xi enters as a negative number, ठीक है। इधर देखो पावर में 1 डिवाइडेड बाई xi है, -1 बाई xi, तो xi is negative. Then it follows Weibull distribution. वेबल डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी यूज होता है अब हमारा इसमें, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में काफ़ी यूज होता है, फाइनेंस में भी यूज होता है टू मॉडल हैजर्ड रेट्स एंड अदर थिंग्स। बट एनीवेज, रिटर्न के केस में इट इज नॉट ऑफ मच इंटरेस्ट। क्यों? इसका जो टेल्स है इट इज इवन लाइटर देन नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टेल्स का जो थिकनेस है उससे भी कम। मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स आर नॉट लाइकली एट ऑल, बहुत जल्दी डिके हो जाता है टेल, लाइटर देन नॉर्मल, ठीक है। तब तो इट डजेंट मेक सेंस टू यूज दिस। तो ये वाला केस इज रूल्ड आउट। फाइनेंशियल रिटर्न्स और लॉस डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में ये थर्ड केस जो है वो यूज नहीं होता है, ओनली द फर्स्ट टू। दिस इज मोर पॉपुलर एंड सेफर इन जनरल। द फर्स्ट केस हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड वन ऑल्सो मे बी यू कैन यूज, बट डेफिनेटली नॉट द थर्ड वन, नॉट यूजफुल फॉर फाइनेंशियल रिटर्न्स। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो दिस इज a कंपैरिजन बिटवीन फ्रेचेट एंड गम्बल। काफी सारे पॉइंट्स है इसमें, तो पे अटेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट, ये वाला पिक्चर बुक में है। आई ट्राई टू ड्रॉ दिस इन एक्सेल, आई शो यू द डायग्राम इन एक्सेल। बुक में पीडीएफ नहीं दिया है, बुक में सीडीएफ दिया है। रिमेंबर दिस इक्वेशन इज द सीडीएफ, इट इज नॉट पीडीएफ, तो यू नीड पीडीएफ टू प्लॉट दिस। उसका इक्वेशन विकिपीडिया में है इफ यू आर इंटरेस्टेड। I don't know why they use the same color. It is so confusing, right? अलग अलग color use करने में क्या problem था? Anyways, Frechet distribution you can see has a fatter tail. If you compare Gumbel distribution, Frechet का जो thickness है that is higher than Gumbel. So it has a fatter tail. सीधा सीधा दिख रहा है साफ। Second observation is दोनों distribution right skewed है। दोनों distribution right skewed है। Skewness मतलब क्या होता है? Skewness is all about symmetry और asymmetry for that matter. तो if you look at the center, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, किस तरफ टेल लंबा है, दैट इज
मतलब if there is a asymmetry, then you have skew. साफ साफ दिख रहा है कि there is both distributions are right skewed. वो दिख रहा है. But Frechet has a bigger right skew than Gumbel, क्योंकि इसका टेल और ज्यादा लंबा है. इफ यू कंपेयर लेफ्ट राइट, Frechet एक्चुअली आपका ये वाला है, लेफ्ट साइड में देखो, जो अंदर है वो Frechet है, ठीक है, बाहर वाला Gumbel है. तो डेफिनेटली Frechet हैज अ बिगर राइट स्क्यू एंड फैटर टेल, तो ये याद रखना, बोथ. Second, Frechet has higher probabilities for higher x. Obviously, if you have fatter tail, right, then for any value of x, the probability is the PDF is the height. Frechet will have a higher height. So extreme losses may um, um, the probabilities of PDF or likelihood under Frechet is higher than Gumbel. Most of the data is sandwiched between -2 and +6. वो बुक में लिखा है. अगर आप अच्छा, म्यू सिग्मा तो है डिस्ट्रीब्यूशन में, बट इफ यू वांट टू यूज म्यू इक्वल टू 0 एंड सिग्मा इक्वल टू 1, तो इसको आप स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेचेट, स्टैंडर्डाइज्ड गंबल बोल सकते हो. एग्जैक्टली हाउ वी हैव स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें म्यू 0 और सिग्मा 1 होता है. इस केस में भी म्यू और 0 सिग्मा 1 होने से वो स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन उसको बोलेंगे. So if mu is 0, sigma is 1, then you get, this range is from -2 to +6. 99% of the data उस range में रहता है. ठीक है. Now, if you have a higher xi, remember xi controls the tail index. Tail कितना heavy होगा उसको manipulate करता है xi. Higher the value of xi, fatter are the tails. तो extreme probabilities become more likely. तो अगर जाई बढ़ाओगे तो आपका जो फ्रेचेट के जो क्वांटाइल्स है, दैट विल आल्सो शिफ्ट टू द राइट. क्वांटाइल मतलब अगर आपको चाहिए 5% एरिया छोड़ के कौन सा वैल्यू है, दैट इज ए क्वांटाइल. मतलब लेफ्ट में 95%, राइट में 5% प्रोबेबिलिटी. तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ए क्वांटाइल. जो भी वैल्यू आया, सपोज इस डायग्राम में आया 7, ठीक है, इफ यू इंक्रीज जाई तो ये वैल्यू राइट को शिफ्ट होते जाएगा. इट विल बिकम 7.5, 8, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है, क्योंकि टेल का थिकनेस बढ़ा रहे हो तो 5% के लिए तो और राइट को जाना पड़ेगा ना मुझे, बिकॉज यू आर मेकिंग इट, ऐसा था अब ऐसा कर रहे हो, राइट. तो छोटे हाइट में 5% के लिए मुझे अंदर आना पड़ेगा, ये 5% है. और इधर 5% अगर इफ इट इज हायर, देन आई हैव टू गो टू द राइट टू कैप्चर 5%, बिकॉज ऑलरेडी इट्स हायर टू द राइट. तो ये हम लोग एक्सेल में देखेंगे. एंड देन इफ xi टेंड्स टू 0, इफ xi इज वेरी 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 क्लोज टू 0, देन फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस गंबेल डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि गंबेल डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर ही है कि xi इक्वल टू 0. तो आप xi को अगर बहुत मतलब क्लोज टू 0 लोगे वैल्यू, देन इट विल लुक लाइक अ गंबेल डिस्ट्रीब्यूशन. आई विल पॉज हियर. एनी क्वेश्चंस ऑन दीज पॉइंट्स? मैं एक्सेल में एनिमेशन दिखाऊंगा, बट डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दीज पॉइंट्स? I have not discussed about this. I will discuss it shortly. Any questions? It's clear till now? Awesome. Now let's go to Excel. जो चीज हम लोग डिस्कस किए वही चीज है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें. तो मैं इसमें 3 पैरामीटर्स लिया हूँ, जाई म्यू सिग्मा, जाई 0.2, म्यू 0 सिग्मा 1, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज विकीपीडिया में है इफ यू आर इंटरेस्टेड, बट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव डोंट वरी, दिस इज द सीडीएफ. सीडीएफ लेके ड्रॉ थोड़ी कर सकती हूँ, मुझे पीडीएफ चाहिए. पीडीएफ के लिए विकीपीडिया में फॉर्मूला है, तो मैं उसको लेके ये डायग्राम बनाया. एज यू कैन सी, सो blue is Frechet and orange is Gumbel. So this is the density. Okay, and you can see it is approximately, I mean 0 is the center location parameter, sigma is the dispersion parameter. मैं experiment किया नहीं हूँ actually. Let me see if I increase this. Okay, see it becomes fatter, right? Dispersion is higher. Sigma clearly controls the dispersion parameter. If I increase xi,
0.5 maybe. What will happen? Wait, there is some. Let me not increase that much. Okay, you can see this. This has become fatter, right? If you compare, look at this now at point 2, point 1, it becomes very close. If you take it as 0, say 0.00001, then both look exactly the same, right? So that is one thing you have to remember. Controls the tail index. Okay. So this is clear. Now, ठीक है, CDF तो दिया है, but from CDF, how do I go about finding the quantile? Okay, this is the formula for CDF. मतलब given x, ये है मेरा CDF, cumulative distribution function, मतलब area to the left of that x. But given CDF value, how do I find x? कुछ दिक्कत नहीं, it's just a simple inversion exercise. So let's quickly do that. Simple inversion. Now look at this. Look at the first formula. If CDF is equal to P, कोई भी value दिया है, suppose 95% is my CDF, what is the quantile x? You can find that out. P is equal to e to the power. अगर आप भूल भी जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं. आई नो रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला इज डिफिकल्ट. एग्जाम में एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आता नहीं है, बट इन केस अगर आ जाता है, राइट. मार्केट रिस्क का सिलेबस इज वेरी स्मॉल. आई मीन आई स्ट्रांगली थिंक इफ यू नो pay give a little bit of more effort, you can easily get first quartile in market. It's very small actually compared to others. 1 plus xi into x minus mu by sigma whole to the power minus 1 by xi, and did I miss a bracket? कि ठीक है, माइनस, ये वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए. minus 1 plus xi times x minus mu by sigma and then to the power minus 1 by xi. हाँ ठीक है. So there is a question. So there is not much change in Gumbel distribution when xi. Listen, Gumbel distribution does not have xi. Gumbel distribution में xi है ही नहीं ना. Xi equal to 0. There is no. Look at this. There is no xi. Yeah, yeah. Right. So where were we? Okay. तो अगर P दिया है मतलब CDF, then you find out X. Just an inversion exercise. करेक्ट. सो एक्सपोनेंशियल बाहर है तो इधर लॉग आ जाएगा. लॉग P करोगे तो इधर हो जाएगा माइनस 1 प्लस xi टाइम्स x माइनस म्यू बाई सिग्मा टू द पावर माइनस 1 बाई xi. राइट. तो आप फिर क्या करोगे, इस होल टू द पावर माइनस xi करोगे तो ये वाला उड़ जाएगा राइट हैंड साइड में. लॉग P होल टू द पावर माइनस xi करोगे तो दिस विल बिकम माइनस 1 प्लस x माइनस म्यू बाई सिग्मा. फिर यहाँ से धीरे धीरे करके यू फाइंड आउट x, राइट. सो take the minus sign here, then keep this part, so minus 1 minus this times sigma mu plus sigma times minus 1 minus this will be your x. So find out x from here. उसका formula दिया है इधर. Let me see. Right. So that's how you find the quantile. And if it is Gumbel, then you use the second equation, find out x. Left hand side is P, find out x. तो 2 बार एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है तो 2 बार लॉग आएगा इसमें. ये देखो log of minus log P, because exponential of minus exponential, right? So you get x from there. Now using this formula, हम लोग quantile निकाल सकते हैं. So suppose P is 5%, मतलब CDF is 5%. तो under Frechet x क्या होगा? Use the first formula. You get minus 0.9. मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 5% बोल रहा हूँ, मतलब 5% मतलब इधर होगा राइट, कहीं समवेयर हियर. रिमेंबर दिस इज CDF, मतलब एरिया टू द लेफ्ट.
5% एरिया टू द लेफ्ट यहाँ पे कहीं होगा. सो दिस पॉइंट अंडर फ्रेचेट इज -0.998. अंडर गम्बेल इज -1.09. लेफ्ट साइड में 95% डालोगे इस फॉर्मूला में, p इक्वल टू 95%, यू गेट x. सो x इज दिस एंड दिस. यू कैन सी कि फ्रेचेट के अंडर राइट साइड में 95% अगर क्वांटाइल कट करता हूँ तो फ्रेचेट का जो वैल्यू है इट इज मोर एक्सट्रीम देन गम्बेल. 4.05, 2.70. ओके. नाउ रिमेंबर हम लोग अभी डिस्कस किए कि इफ आई इंक्रीज आई देन ये फ्रेचेट का जो क्वांटाइल्स है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स राइट. करेक्ट. सो लेट्स एक्सपेरिमेंट. रिमेंबर दिस वैल्यू 4.056. 4.056. नाउ इट इज 4.79. ओके. तो ये इट शिफ्ट्स टू द राइट. बोथ एनी वैल्यू बेसिकली 5 परसेंटाइल में भी -0.98 था, राइट. इफ आई इंक्रीज दिस इट विल शिफ्ट टू द राइट, -0.93. तो पूरा राइट को शिफ्ट करता है. ठीक है, बिकॉज टेल इज नाउ हेवियर ऑन द राइट साइड, सो इट शिफ्ट्स टू द राइट. सो दैट्स ऑल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट. आई होप दिस इज क्लियर. इसमें कोई क्वेश्चंस है? Clear everyone. Okay. um I'm sorry, what's your question? How do we interpret those numbers? Which numbers? The quantiles? X values? It's just inverse exercise. You remember norm inverse? नॉर्मल जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वर्ट करते हो, राइट. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या देता है? देखो, कोई भी सीडीएफ अगर है, गिवन एक्स यू फाइंड आउट सीडीएफ, राइट. जैसे हमको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इफ यू पुट 0 देन योर सीडीएफ इज हाउ मच. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज द सीडीएफ? Guys, what is the CDF of standard normal at x equal to 0? 0.5, exactly. Normal distribution, x equal to 0. This is my CDF. Exactly half because it is symmetric. So this is 0.5. Now, ulta karoge agar, take the CDF. CDF is 0.5. Give me x. What is that value of x for which the CDF is 0.5? The answer to that is 0. So it is just an inversion exercise. CDF से क्वांटाइल. तो हम लोग वैल्यू एट रिस्क में तो वही तो करते हैं आज तक. आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है 95% कॉन्फिडेंस, यू नीड टू फाइंड आउट द क्वांटाइल. तो उसके लिए दिस इज द फॉर्मूला. ये है आपका एक्स डालो, सीडीएफ बाहर, सीडीएफ डालो, यू नीड टू फाइंड आउट एक्स. तो टी इज योर सीडीएफ, टी इज योर सीडीएफ एंड एक्स इज योर पर्टिकुलर क्वांटाइल. कहाँ पे वो उतना एरिया कैप्चर हो रहा है. सो ये जो एग्जांपल है एक्सेल में, राइट. सो 5% इज द सीडीएफ. कहाँ पे हो रहा है वो चीज? -9.98 पे हो रहा है. इफ यू गो हियर, सो दिस इज -1, राइट. थोड़ा सा राइट में आओगे तो -0.98. यहाँ पे आपका एरिया टू द लेफ्ट इज 5% अंडर फ्रेचेट. अंडर गम्बेल इट इज क्लोज टू -1.09. तो दिस इज 0, दिस इज -2, -1 बीच में कहीं आएगा वहां पे. अब देखोगे तो द एरिया अंडर द ऑरेंज कर्व इज 5%. सिमिलरली 95% का राइट साइड में आएगा 95%. फोर फोर पे 4 पे अंडर फ्रेचेट द एंटायर एरिया इज 95%. Gumbel is more conservative here than Frechet. What do you mean?
कंजर्वेटिव वर्ड थोड़ा सा एम्बिग्यूअस लग रहा है मुझे। कहाँ पे? फ्रेचेट गिव्स यू हायर क्वांटाइल, राइट? दिस गिव्स यू अ मोर एक्सट्रीम वैल्यू. So more extreme values are for the same confidence interval. Frechet will give you a higher extreme. For the same confidence, Frechet will give you a higher extreme because इसका जो right hand side में tail है that is much thicker than Gumbel. तो अगर right, so 95% कवर करने के लिए मुझे और यहाँ से और राइट में जाना पड़ेगा, क्योंकि थिकनेस टेल का काफी ज्यादा है, तो 5% राइट साइड में अगर छोड़ना है मुझे, राइट, आई हैव टू गो मोर टुवर्ड्स द राइट. यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी इसका खत्म हो रहा है ऑरेंज का, तो 5% के लिए मुझे थोड़ा अंदर की तरफ आना पड़ेगा टू कैप्चर 5% फ्रॉम द राइट. इसीलिए ये छोटा वैल्यू देता है. यू गॉट द आइडिया, राइट? आई नो वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, बट यू अंडरस्टैंड फ्रेचेट हैज अ थिकर टेल and it will give you a bigger quantile to cover that 95%. Okay. That statement is a little ambiguous to me, इसीलिए I'm not commenting on that, but you can clearly see कौन सा ज्यादा मतलब extreme value देता है for a given confidence interval, right? And why I'm not saying yes to that statement is, if you want to have a conservative estimate for value at risk, तो आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करोगे, गंबेल की फ्रेचेट? If you want to have a conservative estimate for value at risk, that means you need to be safer. You want to be safe. Then you'll use a Frechet. Exactly. Now we are on the same page. So मेरा कहने का मतलब वही है कि Frechet gives you a more extreme because of factorial. That's all. Okay. Cool. Let's go back to the slide. Sorry. Okay. Next. So how do you find out value at risk immediately? Because now अगर आपको क्वांटाइल निकालना आता है, को उसका फॉर्मूला तो पता है हमें. Given a confidence interval, we can find out the quantile by inverting that equation. The value at risk you can find out. Value at risk ultimately is just a quantile exercise. जो हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे थे, अभी हम लोग दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे. ओके. अच्छा, यहाँ पे पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन इन द बिगिनिंग. हमारे पास लॉस टाइम सीरीज डेटा है टू स्टार्ट विथ. ओके, फाइनेंशियल रिटर्न्स टाइम सीरीज, ये डेटा है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, पीएनएल डेटा, इस केस में एलपी डेटा, राइट, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो है, वहां से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काफी सारे सैंपल्स ड्रॉ किया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स ऑफ लॉस डेटा. ठीक है, ये ब्लू वाला जो है, रेड वाला अभी भूल जाओ, फोकस ऑन द ब्लू. ब्लू इज लॉस डेटा, एक्स, एक्स इज माई लॉस डेटा. तो हर एक बैच में या ब्लॉक में या सैंपल में, कुछ भी बोलो, एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा मुझे. दिस इज सैंपल मैक्सिमा और ब्लॉक मैक्सिमा. हर एक ब्लॉक में आई हैव अ मैक्सिमम स्टेटिस्टिक. ओके, द हाइएस्ट वैल्यू दैट इज द मैक्सिमा. ठीक है, तो इफ यू टेक मल्टीपल सैंपल्स ऑफ साइज एन, एंड एन मस्ट बी लार्ज, नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो अजम्पशन है वो काम नहीं करेगा. रिमेंबर, फिशर टिपेट थ्योरम में द अजम्पशन इज सैंपल साइज मस्ट बी लार्ज इनफ, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सिमा, जो रेड वैल्यूज आए मेरे हर एक ब्लॉक में, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आया, मैक्सिमम वैल्यू ये अलग से एक रैंडम वेरिएबल है. रेड वैल्यूज आर जस्ट फोकस ऑन द रेड वैल्यूज, those are the maximum from each block, that is called block maxima. So that follows GEV. Block maxima MN follows generalized extreme value distribution. ठीक है, इसके अंदर depending on the value of xi you have two different equations. ठीक है, इक्वल टू जीरो केस के लिए गंबेल, ग्रेटर देन जीरो के लिए आपका फ्रेचेट, लेस देन जीरो के लिए वेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है. सो दिस पिक्चर मस्ट बी क्लियर. पिक्चर क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? किसके बारे में दो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं. ये है पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉस डेटा का है, करेक्ट. वो टी डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये जो आज का जो स्टडी है, दैट इज ऑन एक्सट्रीम्स, जस्ट फोकस ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, व्हिच इज द ब्लॉक मैक्सिमा.
दैट फॉलोज जीईवी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, बट मुझे जब वैल्यू एट रिस्क निकालना है वो तो लॉस डेटा पे निकालना है। मतलब मेरा स्टेटमेंट ऐसा रहेगा कि गिव मी द वैल्यू एट रिस्क फिगर, 95% वैल्यू एट रिस्क फिगर, ताकि कल को मेरा लॉसेस विल नॉट एक्सीड दैट अमाउंट। I'll be 95% श्योर कि लॉसेस विल बी लेसर देन दैट वैल्यू। तो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, हमारा जो पूरा स्टेटमेंट है वो तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन पे है, क्योंकि मुझे लॉस फिगर एस्टिमेट करना है, करेक्ट। तो अल्फा इज द एरिया टू द लेफ्ट, सो अल्फा कुड बी लेट्स से 95%, then you give me this value, मतलब 95% of the chances the my actual loss figure will be to the left of this value, मतलब less severe than value, that value, that is value at risk, because area to the left of that magical loss figure is 95%, right? Only 5% of the time you will exceed that value, that is okay। मुझे एक कंजर्वेटिव नंबर चाहिए, सो 95%। बट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन पे ये स्टेटमेंट है, ठीक है, बट मैं जो डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहा हूँ वो तो ब्लॉक मैक्सिमा के ऊपर फिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बार बार मैं सैंपल ड्रॉ करके आई कैन फिट द जीईवी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मुझे सिर्फ ये तीन पैरामीटर्स एस्टिमेट करने रहेंगे, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्पेसिफाइड। वो मैं कर सकता हूँ बहुत सारे मेथड से एस्टिमेशन का, उसका कोई टेंशन नहीं है। बट मैं मेरे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपका जो स्टेटमेंट इवैल्यूएट इज हाउ डज दैट ट्रांसलेट टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, जो ब्लॉक मैक्सिमा के ऊपर लागू होता है, ना कि लॉस डेटा पे लागू होता है। देयर इज अ वेरी वेरी सिंपल कनेक्शन। वैल्यू एट रिस्क स्टेटमेंट में देखो क्या होता है। सपोज ये पेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, let me take mn is the correct random variable that applies for block maxima। द cdf हम लोग क्या लिख रहे हैं, h लिख रहे हैं, राइट। h फॉर द GEV, the CDF under the GEV is probability of the random variable taking a value less than some value। यही तो डेफिनेशन है CDF का, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर आपका ब्लॉक मैक्सिमा एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा है, दैट मीन्स वो पूरे सैंपल में जितने पॉइंट से सब इससे छोटा होगा, करेक्ट। अगर आपका हाईएस्ट वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा है, मतलब जितने चीजों को लेके आप वो हाईएस्ट वैल्यू निकाल वो सारे इससे छोटे हैं। मेक सेंस? So this condition is satisfied if and only if the first sample data point, ये loss sample है x, is less than that value, and second, sorry, um, and second loss data is also less than that same value, dot 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 dot, last में the last sample data xn, sample has size n, remember, is also less than that value। ये condition जरूरी है, सारे data points must be less than this value, ठीक है। तो वैल्यू एट रिस्क में जो मैं एक्सट्रीम क्वांटाइल निकालता हूं, कोई भी, जो जो भी मेरा वार फिगर है, राइट, आई विल इंश्योर कि वैल्यू एट रिस्क आप जब निकालते हो वैल्यू एट रिस्क एट ए कॉन्फिडेंस लेवल अल्फा, तो आपका लॉस वुड बी लेस देन दैट वैल्यू एट रिस्क, उसका प्रोबेबिलिटी इज अल्फा। जब भी आप वैल्यू एट रिस्क एक अल्फा कॉन्फिडेंस के साथ निकालते हो, सपोज अल्फा इज 95%, एनी टाइम योर लॉस विल बी लेस देन वैल्यू एट रिस्क, उसका प्रोबेबिलिटी इज अल्फा। 95% ऑफ द टाइम योर लॉस विल बी लेस देन वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू एट रिस्क फिगर है, तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी अल्फा टाइम्स अल्फा टाइम्स अल्फा, दिस इज अल्फा टू द पावर n, दिस इज अल्फा टू द पावर n। बट व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी है कि ब्लॉक मैक्सिमा एज अ रैंडम वेरिएबल इज लेस देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। मतलब वैल्यू एट रिस्क मुझे लॉस डिस्ट्रीब्यूशन से अगर निकालना है, इनडायरेक्टली मैं जीईवी डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकता हूं। द ओनली डिफरेंस इज ये प्रोबेबिलिटी शुड बी अल्फा टू द पावर n, दैट्स ऑल।
सिंपल स्टेटमेंट समराइज कर रहा हूं, 95% वैल्यू एट रिस्क इन द लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, 95% value at risk in the loss distribution corresponds to 95% to the power n in the GEV distribution. Okay, so that you have to remember. That's all. वही है मैजिकल कनेक्शन. तो आपको अगर वैल्यू एट रिस्क चाहिए फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन पे, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में फिट कर ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं लॉस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मुझे पता है ब्लॉक मैक्सिमा का डिस्ट्रीब्यूशन इज जीईवी. Simple translation. Look at this picture. Alpha here corresponds to alpha to the power n in the other distribution. That's all. तो अगर ये प्रोबेबिलिटी है अल्फा टू द पावर n, आपको तो क्वांटाइल तो निकालना आता ही है. वो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए प्रीवियस स्लाइड में. ये क्वांटाइल फॉर्मूला है. कहाँ गया ये, या फिर ये. द ओनली थिंग इज p के जगह आपको डालना है अल्फा टू द पावर n. ठीक है, तो वैल्यू एट रिस्क अगर पूछा है फॉर 95%, यू नीड टू डू 95% टू द पावर n. n इज द सैंपल साइज. Put it in this equation, you get that quantile, which is nothing but value at risk at alpha in the loss distribution. Any questions? Make sense? थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, but this is the connection. If you spend some time thinking, you'll understand. बट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द वैल्यू एट रिस्क, तो आपको फॉर्मूला डालने के लिए इजी है, जस्ट अल्फा टू द पावर n डालना है फॉर्मूला. अच्छा, एक और चीज, बुक में एक टाइपो है, मिस्टेक है, डोंट यूज दैट. ये फॉर्मूला में क्या है, टू द पावर माइनस जाई सब्सक्रिप्ट n है उसमें. ठीक है, मतलब इट इज एक्चुअली जाई ओनली. बुक में n मल्टीप्लाई करके दे दिया है, तो बी वेरी केयरफुल. इट इज नॉट मल्टीप्लाइड बाय n. लुक एट दिस फॉर्मूला, दिस इज द करेक्ट वन. इसमें आपको करना है क्या है, सिंपल, p के जगह पे अल्फा टू द पावर n डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दिस इज म्यू माइनस सिग्मा वाई जाई 1 माइनस log alpha to the power n, 1 second, माइनस है log a to the power b होने से क्या होता है, log alpha to the power n. इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, दिस इज सिंपली n log alpha. ये तो log का प्रॉपर्टी है, पता होगा आपको. तो ये टू दी पावर n जो है वो इधर आ जाता है. सो अल्टीमेटली यू हैव दिस फॉर्मूला, म्यू माइनस सिग्मा वाई जाई 1 माइनस n log alpha टू द पावर माइनस. ठीक है, इधर एन मल्टीप्लाइड नहीं है, वो बुक में थोड़ा टाइपो है, तो डोंट मेक दैट मिस्टेक. बट आपको ये सब करना ही नहीं है. आपको ये दो दो तीन फॉर्मूला क्यों याद रखना है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. वैल्यू एट रिस्क के केस में पी की जगह सिर्फ अल्फा टू द पावर एन डाल दो ना. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. वो होगा अल्टीमेटली एन मल्टीप्लाई होके आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड, बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट यूज पी इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन. ठीक है, बिकॉज पी इज द सीडीएफ इन जीईवी. वैल्यू एट रिस्क में जहां पे सीडीएफ अल्फा होता है, जीईवी में वो अल्फा टू द पावर एन होता है. वो ऐसा है कनेक्शन. ओके, सो दैट्स ऑल. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल इन एक्सेल. वैल्यू एट रिस्क, इसमें कुछ किया ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. एक एक्स्ट्रा स्टेप है सिर्फ. अल्फा अगर 99.5% है, मतलब यू नीड वैल्यू एट रिस्क एट 99.5%. Step 1, find out P, which is simply alpha to the power n. n is your sample size, which is 100. अब P अगर पता है, क्वांटाइल निकालना आता है, सेम पुराना फॉर्मूला जो ये वाला फॉर्मूला है, राइट. जस्ट यूज दैट एंड गेट योर वैल्यू एट रिस्क. ठीक है, तो अंडर फ्रेचेट, value at risk is for 99.5%, the value at risk is 0.76. Obviously, based on this xi parameter, थोड़ा सा बढ़ाने से it goes to 3.31. That is how it is. Okay, and this will be higher than this, obviously, because Frechet has a fatter tail than Dumbbell. ठीक है, is this clear?
Questions, concerns, comments? Somewhat clear? Okay, I'll take silence as no questions. तो दिस इज वैल्यू एट रिस्क अंडर जीईवी. ऑलराइट. गंबल दिया है तो ये वाला फॉलो जस्ट सो एग्जाम के लिए नीड टू रिमेंबर द. अगर आपको क्वांटाइल निकालना आता है एक बार प्रैक्टिस कर लो तब तब तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला. इससे सब कुछ हो जाएगा आपका. इन्वर्शन भी हो जाएगा, क्वांटाइल भी हो जाएगा, वैल्यूएट्रिक्स भी हो जाएगा. ठीक है. ओके. नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू चूज बिटवीन फ्रेचेट एंड गंबल. दो डिस्ट्रीब्यूशन है जो काम के हैं, वेबल काम का नहीं है. फ्रेचेट एंड गंबल के बीच में अगर डिसाइड करना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है जीईवी मतलब ब्लॉक मैक्सिमा के लिए, देर आर थ्री मेन अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच इज डोमेन बेस्ड. मतलब आप सब्जेक्ट नॉलेज, सब एक्सपर्टीज यूज कर रहे हो, डोमेन नॉलेज यूज कर रहे हो. इसमें अगर आपको पता है कि पेरेंट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब मेरा लॉस डेटा है, इफ दैट फॉलोज फैट टेल्ड, मतलब दैट हैज फैट टेल्स एंड इट फॉलोज समथिंग लाइक टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट मेक सेंस कि मेरा जो ब्लॉक मैक्सिमा है उसके लिए भी मैं फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन यूज करूंगा टू रिटेन दैट फैट टेल्ड बिहेवियर. तो डोमेन मतलब लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आइडिया है मेरे पास कि फैट टेल्ड है, तो मैं एक फैट टेल्ड चूज करूंगा, फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन चूज करूंगा. किसके लिए? ब्लॉक मैक्सिमा के लिए. अगर मुझे पता है नहीं रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर फॉलो करता है तो मैक्सिमा के लिए भी मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ही डिस्ट्रीब्यूशन फिट करूंगा, विच इज गंबेल. रिमेंबर गंबेल में आपका टेल का जो शेप होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये हो गया डोमेन नॉलेज बेस्ड. ठीक है. आपको अगर पता है लॉस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देन यू कैन यूज दैट नॉलेज टू चूज द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रेचेट फॉर फैट टेल. अगर नॉर्मल मतलब नॉर्मल टेल है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए गंबेल यूज करना है. ओके. नेक्स्ट. पूरा का पूरा खेल, राइट, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है दैट डिपेंड्स ऑन जाई. जाई अगर जीरो हुआ तो गंबेल. जाई जीरो नहीं हुआ मतलब ग्रेटर देन जीरो हुआ तो फ्रेचेट. तो आप एक काम कर लो ना, आप एस्टिमेट कर लो जाई पहले फ्रॉम द सैंपल एंड सी कि ये जीरो के आसपास है कि जीरो से सिग्निफिकेंटली अलग है. अकॉर्डिंगली चूज कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है. तो इट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड. सो आपका नल हाइपोथेसिस वुड बी xi is equal to 0. Remember, this is tail index. Tail index. ये मेरा हाइपोथेसिस है. तो टेस्ट द हाइपोथेसिस. अगर ये मेरा पी वैल्यू अगर सिग्निफिकेंट आया, पी वैल्यू सिग्निफिकेंट आया मतलब नल रिजेक्टेड, मतलब आपका जो जाई है दैट इज नॉट जीरो, दैट इज वेरी 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 डिफरेंट देन जीरो, देन यूज फ्रिचेट. अगर नल रिजेक्ट नहीं कर पाए मतलब आपका जो नल हाइपोथेसिस था दैट इज स्ट्रांग, दैट इज वैलिड, तो जाई इज क्लोज टू जीरो, देन यूज गंबल. तो ये हो गया आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड. ठीक है. अब अभी एक क्वेश्चन आया था कि कंजर्वेटिव एस्टिमेट के बारे में, इसीलिए उसका ऑलरेडी एक पॉइंट है यहाँ पे, तो बी वेरी केयरफुल. इन जनरल फ्रेचेट इज मोर कंजर्वेटिव क्योंकि वो टेल फैट टेल एज्यूम करके मुझे बड़ा लॉस देगा, एक्सट्रीम मोर एक्सट्रीम क्वांटाइल देगा कंपेयर टू गंबेल. तो मुझे अगर रिस्क नहीं लेना है बिकॉज यू सॉ कि जाई अगर थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है तो क्वांटाइल पे काफी फर्क पड़ता है. बहुत जल्दी चेंज होता है क्वांटाइल, मतलब बहुत स्पीड में आगे भागता है. ठीक है. तो इट्स वेरी सेंसिटिव टू जाई. तो आप बोलोगे कि ठीक है मैं हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया, जाई का वैल्यू सैंपल में से आया सपोज 0.00 या फिर 0.01, और मान लो ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ इक्वल टू जीरो, ये मैं दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट सो आई कुड नॉट रिजेक्ट द नल. तो आई कंक्लूडेड कि भाई जाई इक्वल टू जीरो. बट मुझे पता है कि जाई थोड़ा सा भी चेंज होने से क्वांटाइल पे काफी फर्क पड़ता है अंडर फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं इतना इजीली रिजेक्ट नहीं कर सकता, मतलब इतना इतना इजीली नल को रिटेन नहीं कर सकता. ठीक है. तो इट इज ऑलवेज सेफ
इट इज ऑलवेज सेफ टू अज्यूम फ्रेचेट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाई छोटा आया तो छोटा आया डेटा से, उसमें क्या करना है। बट मुझे पता है कि अगर फैक्ट टिल्ड हो सकता है तो मैं ये राउट फॉलो नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें मेरा कंक्लूजन ये हो सकता है कि जाई इक्वल 0, रॉन्गली आई विल यूज गंबेल। We know that tail is very sensitive, quantile is very sensitive in relation with xi. तो आपको by default to be safe, to be conservative, फ्रेचेट हमेशा यूज करना चाहिए। xi का वैल्यू बड़ा आने से वेल एंड गुड, छोटा आने से यूज दैट xi, व्हाट्स द बिग डील, व्हाई चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू गंबेल। ये तो ज्यादा मॉडल रिस्क हो गया, मतलब आई एम एनफोर्सिंग की जबरदस्ती गंबेल फॉलो करता है, बिकॉज xi इज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन 0। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल्स है। डोमेन बेस्ड, लॉस का डेटा अगर पता है मुझे नॉर्मल, फॉलो गंबेल, अगर फैक्ट टेल्ड है फॉलो फ्रेचेट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड है, आई इक्वल टू 0 अगर आया, मैं हाइपोथेसिस में रिजेक्ट नहीं कर पाया, देन आई विल यूज गंबेल। अगर रिजेक्ट कर लिया, मतलब आई इज डिफरेंट डिफरेंट देन 0, सिग्निफिकेंटली डिफरेंट देन 0, यूज फ्रेचेट। या फिर ऑलवेज गो विथ फ्रेचेट बिकॉज इट इज मोर कंजर्वेटिव। दैट्स ऑल। होप दिस इज क्लियर। Allow me 15 more minutes to talk about the second approach. So that was GEV। GEV में हम लोग क्या मॉडल करते हैं, ब्लॉक मैक्सिमा या एक्सट्रीम्स, ब्लॉक एक्सट्रीम्स या सैंपल मैक्सिमा सैंपल एक्सट्रीम्स जो बोलना चाहो। ठीक है, दैट इज फॉलो दैट फॉलोज जनरलाइज्ड एक्सट्रीम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखे, जिसमें सिर्फ काम का है फ्रेचेट एंड गंबेल, और उसके पीछे काफी सारे रीजनिंग है कौन सा चूज करना है कौन सा नहीं करना। Second approach is called peaks over threshold or POT approach. Peaks over threshold POT approach. इसमें क्या होता है, you have to specify a threshold। दो चीजें याद रखना इसमें मेनली। एक थ्रेशोल्ड इन्वॉल्व होता है कि एक, जैसे एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल में हम लोग क्या करते हैं, यू टेक द एवरेज ऑफ द टेल बियॉन्ड द वार वैल्यू एट रिस्क के आगे, मतलब उससे खराब लॉसेस को लेके एवरेज निकालते हो, राइट। सो वार काइंड ऑफ सर्व्स लाइक अ थ्रेशोल्ड। सेम आइडिया यहाँ पे भी है। पीक्स ओवर थ्रेशोल्ड पीओटी अप्रोच में एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं, एंड हाउ डू वी डिफाइन दैट, अनफॉर्चुनेटली दैट इज सब्जेक्टिव। वो उसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे, बट वो एक डीमेरिट है। एनीवेज, थ्रेशोल्ड के ऊपर एक्सेस लॉस, लॉस नॉर्मल लॉस लॉस होता है, बट थ्रेशोल्ड के ऊपर एक्सेस लॉस, मतलब यू टेक द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड थ्रेशोल्ड, जो एक्सेस लॉस हुआ उसको मॉडल करते हैं। ओके, एक्सेस लॉस बियॉन्ड थ्रेशोल्ड is what we model in this particular approach. So let's proceed. थोड़ा सा इसमें नोटेशंस कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, peaks over threshold is another idea to model extreme values that deals with excess loss above a threshold। ठीक है, GEV डील्स विथ ब्लॉक मैक्सिमा। इसमें कोई थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड नहीं था, इसमें मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स था एक एक बैच या ब्लॉक का मैक्सिमम। बट हमारे केस में वो लॉस डेटा ही है, लॉस डेटा ही है, बट हम लोग उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग एक्सेस लॉस ओवर अ थ्रेशोल्ड इन द लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ। तो दैट एक्सेस लॉस फॉलोज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सेस लॉस ओवर अ थ्रेशोल्ड फॉलोज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन। वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इट फॉलोज जनरलाइज्ड पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन और जीपीडी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग थ्योरम है, ध्यान रखना, इसमें मैं बाद में आऊंगा। हमारा जो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपका थ्रेशोल्ड यू इज लार्ज, इफ यू टेक ए लार्ज थ्रेशोल्ड, देन थैंक्स टू दिस थ्योरम, आई डोंट वांट टू प्रोनाउंस द नेम, सो GPBDH theorem, the excess loss follows GPD distribution, generalized Pareto distribution। वापस बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कैन बी एनीथिंग, बट if you choose a large threshold, then excess loss beyond that threshold will follow GPD distribution as per this theorem।
right? So question, so GPD will be only for all values beyond the threshold. It is not values beyond the threshold, it is the excess value beyond the threshold. So x minus u करोगे आप उसमें, x minus u करोगे उसमें, मैं जा रहा हूं एक्सेस लॉस। दो चीजें याद रखना, एक्सेस लॉस beyond threshold, not loss beyond threshold, excess loss, additional loss beyond threshold, that follows GPD. ओके, अब इस इक्वेशन में आते हैं। बी वेरी केयरफुल, इसमें कंफ्यूजिंग नोटेशंस है, तो बी वेरी केयरफुल। देखो, हमारा कैपिटल एक्स इज आवर लॉस रैंडम वेरिएबल, राइट? क्वेश्चन फ्रॉम केसर, एक्सेस मींस डिफरेंस, यस यस यस, डिफरेंस। मतलब हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज माय एक्स, एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया यू, तो लॉस, excess loss would be x minus u, that's all. Excess loss would be loss minus threshold, that is my excess loss. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एक्सेस लॉस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अच्छा, यहाँ पे तो जो एक्सेस लॉस है विच इज बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड, उसका सीडीएफ क्या होगा? यहाँ पे देखो एक चीज है, दो वेरिएबल चल रहे हैं, प्लीज ध्यान रखना। एक्स इज माई कोर रॉ लॉस डेटा, उसका सीडीएफ है एफ ऑफ एक्स, ठीक है? एक्स माइनस यू इज माई एक्सेस लॉस। ये जो नोटेशन दिया है, दैट इज द सीडीएफ ऑफ एक्सेस लॉस। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग है, एक्सेस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, विच इज जीपीडी। तो एफ ऑफ ये यू दिया है इधर एक्स, मतलब दिस सीडीएफ इज फॉर द एक्सेस लॉस, इट इज नॉट द कोर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ। तो मुझे क्या करना है, एक्सेस लॉस का सीडीएफ का फॉर्मूला निकालना है लिंक्ड टू आवर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ। ओके, कैसे करेंगे? उधर उस केस में भी था, रिमेंबर, अल्फा परसेंट, alpha percent in loss corresponds to alpha to the power n in एक्सट्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जीईवी है। तो इस केस में भी सीडीएफ का लिंक निकालना पड़ेगा, नहीं तो वार निकालो कैसे? क्योंकि वार और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का स्टेटमेंट तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, बट हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अ डिफरेंट रैंडम वेरिएबल विच इज एक्सेस लॉस बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड। तो एक लिंक फंक्शन तो चाहिए, तभी तो बाहर निकाल पाओगे, नहीं तो कैसे निकालोगे, राइट? सो हाउ डू वी फाइंड दैट? थोड़ा सा मैथ्स है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट इट इज वेरी इंट्यूटिव। I need to find out excess loss. This is excess loss. X is still our loss figure. U is our threshold. Excess loss is less than equal to X. ये CDF का definition है. But given that loss has exceeded the threshold. ठीक है? So this is our CDF of excess loss, which is CDF का definition क्या है? Your random variable is less than a given value, correct? But given that your loss has exceeded the threshold, this is the definition. राइट? अच्छा, आपको याद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, वन मोमेंट, ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी करके लिखते हैं, really easier. This is my CDF as a function of x, which is probability of x minus u less than x given x greater than u. What is the probability of a given b? Base theorem, remember, probability of a and b divided by probability of b, बेस थ्योरम। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट है दिख रहा है, एक इवेंट ए, एक इवेंट बी, ए गिवन बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x minus u less than a given value and x greater than u, a and b हो गया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b which is probability of x greater than u। अच्छा, अब ये वाला स्टेटमेंट देखो, इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, दिस इज x लेस देन x प्लस यू। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है x ग्रेटर देन यू, मतलब x will be sandwiched between these two values, correct? If I combine both statements, this and this का मतलब x should be less than equal to x plus u,
and x should be greater than u. So x should be between these two values, threshold and this particular value. Probability of this, it is an interval in the loss distribution. Remember, capital X is still my original loss random variable. तो ये x हो गया, u और x प्लस यू के बीच में लाई करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? CDF एट x प्लस यू माइनस CDF एट u करूंगा तो वो बीच का एरिया निकल जाएगा, करेक्ट? सो दिस इज CDF ऑफ x plus u minus CDF at u is that बीच का area, right? Divided by, since it is conditional, divided by probability of x greater than u. Probability of x greater than u क्या है? Isn't it 1 minus CDF? x greater than u मतलब right probability, which is 1 minus left probability. तो ये फॉर्मूला दिया है बुक में, इसके पीछे 2 लाइन का डेरिवेशन है, नथिंग हार्मफुल. In case you forget, it's easy to derive. So let's go back. ठीक है, so this is the formula they have given. Now excess loss follows GPD distribution as per this theorem. All right, उसमें कंडीशन क्या है? थ्रेशोल्ड मस्ट बी लार्ज, यू मस्ट बी वेरी लार्ज, देन ये अप्लाई होता है. अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें वो एक्स डाल के दे दिया है, इसके अंदर एक्स डाल के दे दिया है, बट प्लीज रिमेंबर ऑलरेडी हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए, मतलब ये जो एक्स है दिस इज एक्सेस लॉस, क्योंकि मेरा रैंडम वेरिएबल जो जीपीडी फॉलो करता है वो एक्सेस लॉस है, वो लॉस नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे जितने एक्स दिख रहे हैं, राइट, दीज आर ऑल एक्सेस लॉस फिगर्स, दीज आर नॉट लॉस डेटा फिगर्स. मेरा एक्सेस लॉस मॉडल हो रहा है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ एक्स इज माई एक्सेस लॉस हियर. ओके, राइट. तो बी वेरी केयरफुल. सो बेसिकली मेरा अगर लॉस है एक्स, तो एक्सेस लॉस is x minus u, and this is the one that enters into this equation. That's all. ठीक है, मैं एक्सेस लॉस मॉडल कर रहा हूं. ओके, नाउ राइट, सो इसमें क्या कौन से पैरामीटर है? 2 पैरामीटर दिख रहे हैं मुझे, एक है जाई और एक है बीटा. बीटा इज योर स्केल पैरामीटर सिमिलर टू सिग्मा, और आपका जाई ऑल्सो हैज द सेम इंटरप्रिटेशन, इट इज अ टेल इंडेक्स विच कंट्रोल्स द शेप ऑफ द टेल. तो थिकनेस ऑफ द टेल, फैट टेल कितना होगा वो गवर्न करता है जाई. सेम आइडिया एज जीवी, बट इसमें याद रखना पीओटी में 2 ही पैरामीटर है, 3 नहीं है, 2 पैरामीटर है, स्केल एंड टेल इंडेक्स. इफ जाई इज ग्रेटर देन 0 देन वी गेट हेवी टेल, दैट इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस. मतलब फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड में जाई इक्वल टू 0, तो यू डोंट हैव हेवी टेल. बट एक चीज और याद रखना कि this theorem on this distribution to be enforced, we need high value of threshold. You should be very high. High threshold होने से ही अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा. तो आई थिंक वी हैड अ कमेंट ऑन दिस. ऑलरेडी आप एक्सट्रीम डेटा पे बात कर रहे हो, एक्सट्रीम वैल्यूज, वो भी बोल रहे हो कि बियॉन्ड अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एक्सेस लॉस को मॉडल करना है, तो ऑब्जर्वेशंस वुड बी वेरी वेरी लेस, राइट? एक्सट्रीम वैल्यूज बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड मतलब जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास, दैट विल बी वेरी वेरी लेस. सो यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है, एक डायलेमा है. ट्रेड ऑफ याद रखना, ट्रेड ऑफ ये है कि ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे यू को बहुत बड़ा लेना है, थ्रेशोल्ड बड़ा चाहिए, नहीं तो ये थ्योरम अप्लाई, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन है दैट इज वैलिड फॉर अ हाई थ्रेशोल्ड, तो मुझे थ्रेशोल्ड बड़ा लेना है सो दैट आई कैन यूज दिस डिस्ट्रीब्यूशन. जितना बड़ा थ्रेशोल्ड लोगे उसका डाउन साइड है कि एक्सेस लॉस का डेटा पॉइंट्स छोटा हो जाएगा, कम ऑब्जर्वेशन रहेंगे आपके पास. और कम ऑब्जर्वेशन होने से आप एस्टिमेट कैसे करोगे जाई एंड बीटा? ये तो डेटा से ही एस्टिमेट करोगे, राइट? तो दिस इज अ डीमेरिट. मतलब इट्स द ट्रेड ऑफ, यू नीड अ हाई यू, हाई थ्रेशोल्ड फॉर द थ्योरम टू अप्लाई, बट द मोर हायर द यू, lesser the data points, so estimation of the parameters become challenging. Okay, so that's important. एग्जाम में आ सकता है काफी, बिकॉज दीज आर ऑल थीमेटिक डिस्कशंस, इसमें मैथ्स नहीं है.
common sense ideas, right? Now you can calculate value at risk, expected shortfall under POT assumption also. तो उसमें क्या करना है, मैं फॉर्मूला वॉक थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है? डेरिवेशन भी है बट आई एम ट्राइंग टू अवॉइड डेरिवेशन, बट हाँ, बी केयरफुल विथ व्हाट इज एक्स, राइट? और जीपीडी में हमेशा याद रखना, एक्सेस लॉस इज द रैंडम वेरिएबल इन जीपीडी, बट योर लॉस डेटा इज एक्स, द रॉ लॉस डेटा। ठीक है, तो वैल्यू एट रिस्क निकाल, ये डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है बिकॉज इसके एग्जांपल्स काफी है, क्वेश्चंस काफी है। ऑलराइट, सो इफ n is the total number of observations of loss, u is your threshold, NU are the total number of points exceeding the threshold, मतलब थ्रेशोल्ड के आगे बाहर, मोर देन थ्रेशोल्ड कितने डेटा पॉइंट्स है, NU, टोटल n है पॉइंट्स, उसमें से NU इज अबव द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के बाहर, राइट? तो आ, मुझे एक्चुअली ये फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट करना है टू CDF ऑफ द एक्सेस लॉस एंड वहां से वैल्यू एट रिस्क एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल निकालना है, ठीक है? तो इस इक्वेशन से आप देखोगे, अगर सपोज सो ओके, मतलब FUX follows GPD distribution because this is the CDF of excess loss. So f of x plus u is equal to FU plus 1 minus FU times our GPD distribution. ठीक है, but इस equation में remember, it's very important, our x here, small x, this is a value for excess loss. ये वाला इक्वेशन देखो, इसमें क्या लिखा है, लॉस माइनस थ्रेशोल्ड इज एक्सेस लॉस दैट इज लेस देन अ गिवन वैल्यू एक्स। तो इस इक्वेशन में जो एक्स है दैट इज एक्सेस लॉस, स्मॉल एक्स, नॉट कैपिटल एक्स। स्मॉल एक्स इज मैचिंग अप गिवन एक्सेस लॉस वैल्यू, ठीक है? तो एक्सेस लॉस प्लस यू हो जाएगा आपका, अगेन बैक टू द कोर लॉस फिगर, राइट? एंड जी में आपका जा रहा है इधर एक्स, तो दिस इज एक्सेस लॉस। इसको मैं रीपैरामीटराइज कर सकता हूं नेचुरल वेरिएबल्स यूज करके। x प्लस यू को x लिखो, ये ठीक है, ये ठीक है, और g में एक्सेस लॉस डालो विच इज दिस। एक ही बात है, एक ही बात है। ओनली थिंग यू हैव टू एंश्योर इज, यहाँ पे x प्लस यू है तो यहाँ पे x है। अगर मैं इसको x मानता हूं देन दिस बिकम्स x माइनस यू, दिस इज मोर, देन x बिकम्स लॉस एंड x माइनस यू बिकम्स एक्सेस लॉस। हमेशा एक्सेस लॉस जाता है जीपीडी के अंदर, ठीक है? तो जो सेकेंड इक्वेशन दिया है वो ऐसा दिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। सी, fx is equal to 1 minus fu times g of excess loss plus fu, वो एग्जैक्टली जो मैं लिखा अभी, ठीक है? तो इससे फायदा क्या हुआ, ये वाला जो चीज है ना दैट इज वेरी क्लोजली लिंक टू var, बिकॉज वैल्यू एट रिस्क में भी मैं यही एनफोर्स करता हूँ कि ये जो चीज है दैट शुड बी 95%, CDF शुड बी 95%, बिकॉज मेरा नेचुरल वेरिएबल लॉस है इधर, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन में 95% इंश्योर करना है। हाउ डज दैट ट्रांसलेट टू अ पर्टिकुलर क्वांटाइल इन जीपीडी? सो उसका कैलकुलेशन है। तो बस वही याद रखना, मतलब जो कनेक्शन है लॉस वर्सेस एक्सेस लॉस, ठीक है? यहाँ पे जैसे एक्सेस लॉस एक्स लिया हुआ था, स्मॉल एक्स, तो मेरा एफ में वो एक्स प्लस यू होके आया, दैट इज माई ओरिजिनल लॉस फिगर, ठीक है? उसको आप कैसे भी ले सकते हो। तो यू गेट दिस फॉर्मूला जो मैं अभी लिखा, वहां से यू गेट एफ एक्स इक्वल टू दिस। और ये कहाँ से आया, आप अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, एफ यू इज n minus nu by n, basically the area to the left of u which is total data points minus कितने data points u के आगे है, so number of data points exceeding u is nu, the number of data points below u is n minus nu, the fraction of data points to the left of u is n minus nu by n, so that is f of u, ठीक है?
यहाँ पे लिखा है. And to the right of u would be simply nu by n because those are the data points falling outside the threshold. So probability is outside the threshold. Question from Yatin. We can also simulate excess returns loss using GPD distribution to increase the data points. Possible. Possible, but why would you do that? अगर एक नोन डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास पैरामेट्रिक, तो मुझे सिमुलेट करके क्या मिलेगा? फायदा कुछ मिलेगा नहीं. देखो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज रिटर्न्स में ये चीज काफी बार देखा हूँ लोग करते हैं. अगर रिटर्न्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वैल्यू एट रिस्क का क्लोज फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला बेस्ड एक लाइन का, बट लोग उसको फिर से सिमुलेट करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से फिर हिस्टोरिकल वार करके निकालते हैं. आई डोंट सी ए पॉइंट. अगर आपके पास कनेक्टेड रैंडम वेरिएबल्स है, एक नॉर्मल है एक और कुछ है, उसमें पाथ डिपेंडेंसी और कुछ है, आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि फाइनल फॉर्मूला कैसा होगा, दैट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट एनालिटिकली पॉसिबल टू डिराइव फॉर्मूला, उस केस में सिमुलेट करो. बट अगर क्लोज फॉर्म फॉर्मूला दिया है जो कि सिमुलेशन का कन्वर्ज्ड वैल्यू है ऑलरेडी, आई डोंट सी ए पॉइंट टू डू दैट. बट आई एनकरेज योर थॉट प्रोसेस. राइट. बट योर स्टेटमेंट इज ऑल्सो वैलिड. अगर उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें और घुसाना है और डायनामिक करना है चीजें, कुछ कुछ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए या और कुछ करना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू सिमुलेशन. बट जस्ट टू रिप्रोड्यूस दिस वैल्यू जो जिसका पैरामेट्रिक सोल्यूशन है, व्हाई शुड वी डू सिमुलेशन? दैट्स माय पॉइंट. ओके. सो आई होप यू आर ट्रैकिंग दिस राइट. सो बेसिकली मुझे ये फॉर्मूला से वैल्यू एट रिस्क निकालना है. रिमेंबर एफ यू इज द दिस फ्रैक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स n minus nu by n, and 1 minus fu is simply nu by n. ये सारी चीजें इसमें प्लग इन करो, देन यू गेट योर फॉर्मूला फॉर CDF in loss distribution. And correct, so x minus u already is the excess loss that enters into the GPD CDF function. तो वहां से ये फॉर्मूला आता है. ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करो, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा. एंड right. So यहाँ से you can calculate value at risk once you have the CDF linked to our GPD distribution. Right. ये हमारा loss distribution का CDF है. Then you can calculate value at risk and expected. ये formula है. Value at risk का ये formula है. And expected shortfall का ये formula है. All right. So quickly let's see example in Excel. कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं. Just apply the formula basically. Alpha is 99.5%. ये var का फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, और यू नीड फोर डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल xi and beta. Remember there is no mu sigma here because this is GPD. GPD has only two parameters, xi and beta. You also need to specify threshold, which is u, and total number of sample points. Actually you just need the ratio. आपको सिर्फ चाहिए कि कितने पॉइंट्स है जो u के बाहर गिरे. वो दिया हुआ एग्जाम में nu divided by n, that is 4%. 4% of the data have exceeded the threshold. बस plug in the equation, you get the value for value at risk and expected shortfall. ये फॉर्मूला ही यूज किया है और कुछ नहीं है. एक बार वार निकलने के बाद यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, देन यू गेट द वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल. एक चीज इसमें याद रखना, वैसे भी आप अगर मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा. सो यू रीडू अगेन. यू परसेंट में दिया होगा क्वेश्चन, ठीक है, 2% या 3%. जब आप अप्लाई करोगे यू डू नॉट टेक द परसेंट साइन, यू टेक विदाउट द परसेंट साइन. मतलब यू आप 2 लेके जाओगे. ठीक है. यहाँ पे देखो मैं क्या किया हूँ. आई यू के जगह पे मैं यू टाइम्स 100 कर दिया, तो अल्टीमेटली आई एम नॉट, आई एम इग्नोरिंग द परसेंट साइन. एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, परसेंट साइन साइन छोड़ के लेना है यू, बाकी सब ठीक है, बाकी सारा ये सब ठीक है. क्वेश्चन फ्रॉम Chandravati. N by n has to be considered in reciprocal form. इस केस में राइट? यस, करेक्ट. सो लेट्स look at this. बीटा बाई जीटा हो गया टाइम्स
divided by H13, right? So your observation is correct. It is nu by n, but we have to मैं उसको डिवाइड कर दिया हूँ. अल्टीमेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल. सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज द ऑपोजिट. Rohit, unfortunately, I would say yes. Please memorize the formula. There is no other way. I mean, it's such a simple question, right? एक चीज memorize, मतलब why would you not memorize? Try to memorize this. My recommendation. Simple formula. I mean, इसमें कुछ rocket science है नहीं. सीधा data point दिया हुआ है, आपको सिर्फ डालना है. ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, बट या. Okay, allow me 10 more minutes. I'll wrap up. So that's all. I mean, this is POT. I hope you understood the fundamental difference between GEV and POT. GEV में fortunately, आपको इतने सारे formula या I find memorizing this a little more difficult than GEV. GEV में आपको ये दो equation use, या sorry, यू नीड टू रिमेंबर दिस. यहाँ से सारे चीज डिराइव हो जाते हैं, वो 1 मिनट लगता है ज्यादा टाइम. बाय द वे, FRM पार्ट 2 में टाइम बचता है. टाइम मतलब यू नॉट स्ट्रगल विथ टाइम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. मेरा आधा घंटा टाइम बचा था. 95% फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन शायद नहीं आएगा. आपको ये थीमेटिक क्वेश्चन ही आएगा कि जाई का रोल कुछ देगा कि जाई ग्रेटर देन 0 है और दैट इंक्रीज, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू एट रिस्क, राइट? या टेल के ऊपर इस टाइप का कॉम्बिनेटोरियल क्वेश्चन आएगा. बट आई वुड स्टिल रेकमेंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला. यहाँ से यू कैन डिराइव द क्वांटाइल वन स्टेप प्रोसेस. एंड वैल्यू एट रिस्क भी इसी से आ जाएगा, राइट? पी की जगह पे आपको सिर्फ अल्फा टू द पावर एन डालना है. खत्म. एक दो बार प्रैक्टिस कर लो फ्रॉम यहाँ, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला टू गो हियर. सो बेसिकली यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज जीईवी केस में. बाकी तो सीधा सीधा निकल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड. And coming to POT, yes, do find एक्चुअली यहाँ से भी आप ये डिराइव कर सकते हो, बट मैं किया नहीं. अल्टीमेटली ये वैल्यूज सब डालना है जो मैं लिखा हूँ ऊपर. एफ यू के जगह पे 1 - FU की जगह पे ये वैल्यूज डालोगे और जीपीडी का फर्स्ट इक्वेशन लोगे, ये वाला, राइट? देन यू गेट दिस इक्वेशन. वो भी डिराइव कर सकते हो. बट एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल याद करने के लिए आपको बेसिकली ये वाला मेमोराइज करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है. 95% इस पे ऐसा नहीं आना चाहिए क्वेश्चन, बट इन केस आ गया देन इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो या. ओके, 2 more slides, जस्ट समराइजिंग एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड. जीईवी केस में तो क्वेश्चन इसके ऊपर आने का चांसेस काफी ज्यादा है. डिसएडवांटेज, एडवांटेज, थीमेटिक क्वेश्चंस. जीईवी का डिसएडवांटेज क्या है? रिमेंबर, इट हैज 3 पैरामीटर्स. ज्यादा पैरामीटर्स होने से फिर वो एस्टिमेशन बिकम्स चैलेंजिंग, राइट? It has 3 parameters that need to be estimated. POT only needs 2 parameters. तो ये एक disadvantage हो गया सीधा सीधा. Second, question from Chandravati. In ES formula, denominator is the same. So why it is written this way? Any specific reason? To segregate कि value at risk का input यहाँ पे है. ये एक part driven by value at risk, ये part अलग है. I think that's the reason. Just readability purpose. कोई और कुछ वो नहीं. Just readability. Hmm. Okay. Um, राइट. सो दिस जीवी का डिसएडवांटेज है कि इट हैज वन एडिशनल पैरामीटर. 3 पैरामीटर है, पीओटी में सिर्फ 2 पैरामीटर है. वो एक हो गया. सेकेंड थिंग इज जीवी डज नॉट यूज द डेटा एफिशिएंटली. जीईवी डज नॉट यूज द डेटा एफिशिएंटली. क्या रीजन है? कि जो प्रोसेस है ब्लॉक मैक्सिमा, उसमें तो आप सिर्फ एक मैक्सिमा को लेके जा रहे हो, उठा के मॉडल कर रहे हो, करेक्ट? इन एवरी ब्लॉक यू चेरी पिक द हाईएस्ट वैल्यू. फिर यू गो टू द नेक्स्ट सैंपल, चेरी पिक द हाईएस्ट वैल्यू. बट ऐसा भी हो सकता है कि वन पर्टिकुलर ब्लॉक हैज मल्टीपल मैक्सिमा.
जस्ट बिकॉज ये वाला थोड़ा सा बड़ा है राइट फ्रॉम द सेकेंड वन डजंट मीन कि दिस इज द ओनली ट्रुथ। आपके पास दो एक्सट्रीम्स हैं वेरी क्लोज, बट आपका जो प्रोसेस है उसमें यू आर ओनली लुकिंग एट मैक्सिमा। सो इट इज पॉसिबल दैट विद इन अ ब्लॉक देर आर मल्टीपल एक्सट्रीम्स, बट यू आर ओनली टेकिंग वन ऑफ देम just because वो थोड़ा सा बड़ा है, but that doesn't make sense, right? So it results in loss of data. जो process है that results in loss of data. GEV does not make use of efficient. Actually, this needs to be reworded. Does not make efficient use of data. ऐसा होना चाहिए. Not the other efficient use of data. Anyways, you got this point, right? So some blocks may have more than one extreme, but GEV chooses only one, so it does not make efficient use of the data. Loss of data because we did not include the second point. We discard कभी आया ही नहीं हमारे modeling में. We skipped it. That is one downside. Advantage, हमको कोई threshold वगैरह का जरूरत नहीं है इसमें. That is the advantage. We don't need to specify any threshold. Okay. Question from Chandra: how would it impact our estimation because it is anyways taking the highest value? Loss of data नहीं हुआ इसमें. दो पॉइंट्स एक्सट्रीम्स हैं, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स है, करेक्ट? मतलब ये मत सोचो जबरदस्ती कि एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट ही होता है। ऐसा भी तो हो सकता है एक 99 और 100 ऐसा लॉस फिगर्स हैं, तो ये एक्सट्रीम है मतलब ये एक्सट्रीम नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। दिस इज हाईएस्ट, यस, बट देर आर टू एक्सट्रीम्स, टू रिडिकुलसली यू नो लार्ज वैल्यूज। आइडियली वो दोनों आना चाहिए था मेरे फाइनल एस्टिमेशन एक्सरसाइज में, बट मैं लूंगा एक ही, तो दैट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ डेटा। डेटा लॉस नहीं हुआ इसमें। आई एम नॉट टेकिंग द 99, आई एम ओनली टेकिंग द 100। सारे वैल्यूज है 1 2 3 इस टाइप का टिल 20, and suddenly you have two extremes 99 100. Ideally I should take all the extreme values, but just because मेरा procedure है block maxima, I am only taking the highest value, ignoring everything else. That results in potential loss of data if a block has multiple extremes. तो मेरे डेटा पॉइंट्स कम हो गए, डेटा पॉइंट्स कम हो गए तो फिर एस्टिमेशन अफेक्ट्स एस्टिमेशन, अफेक्ट्स एवरीथिंग। Okay, now no need of specifying a threshold. This is clear. We don't have any concept of threshold. Threshold is problematic क्योंकि it is subjective. ये जो U है threshold in POT approach, इसके लिए कोई guidelines नहीं है. Now, there is no scientific, I mean scientific qualitative ideas है. There is no like fixed formula कि U ऐसा होना चाहिए. You know the trade-off. Trade-off is important for exam. Remember, U बड़ा होना चाहिए हमेशा for the theorem to apply, because that distribution, GPT distribution is only valid जब आपका threshold बड़ा है तब। छोटा threshold में distribution fit ही नहीं होगा, मतलब that assumption needs to be there for the distribution to apply. But जितना बड़ा threshold लोगे, remember your NU, number of points outside, will be less, which is your, this is NU is the core driver for excess loss, right? Excess loss के ऊपर ही fit हो रहा है, तो that will lead to poor estimation and higher standard error. तो ये issues हैं। Data points कम हो जाता है if you take a higher threshold, that's the problem. Okay, POT case में what is the disadvantage? Choice of threshold U is subjective and arbitrary. We discussed this. Now, advantages, जो concept है POT का, that is kind of similar to what we already have in expected shortfall. और जो normal हमारा risk estimation करने का जो तरीका है, जो approach है, वो क्या है कि beyond a particular point we need to study the tail. expected shortfall या फिर spectral risk measures जितने हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता है, you go beyond a quantile, you look at the tail, then you take the average of the tail or weighted average of the tail depending on how you want to estimate your risk measure. तो उस केस में हमको एक थ्रेशोल्ड के ऊपर जाके वो टेल का पार्ट को स्टडी करना पड़ता है फॉर रिस्क मेजरमेंट, एंड पीओटी डज एग्जैक्टली दैट. इट इज एक्सेस लॉस बियॉन्ड थ्रेशोल्ड. एक्सेस लॉस को रॉ लॉस में कन्वर्ट करना है, वो तो वो फॉर्मूला करेगा, ये वाला फॉर्मूला. एक्सेस लॉस को, ये एक्सेस लॉस है,
और ये मेरा रॉ लॉस है, दैट इज टेकन केयर बाय दिस फॉर्म, दैट इज फाइन। बट एटलीस्ट वो एक्सेस लॉस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड मॉडल कर रहा है, विच इज बेसिकली लुकिंग एट अस एट द पार्ट ऑफ द टेल, एक क्वांटाइल के बियॉन्ड, विच नेचुरली फिट्स इनटू आवर रिस्क मेजरमेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि पीओटी मेक्स मोर सेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मतलब हमारा जो टारगेट है वो। ओके, सो दैट्स ऑल। अच्छा, 5 more minutes. There are some refinements you can do to the extreme value. Refinements क्या क्या है? एक है कंडीशनल ईवी। अभी तक हम लोग जितना डिस्कशन किए उसमें रिटर्न वी डिस्कस दैट ऑल द रिटर्न्स फॉलो सम काइंड ऑफ अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो लॉस डेटा है वो सारे लॉस डेटा इज पूल्ड इनटू सम डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, इसका सी डी एफ ऑफ एक्स। इसमें कंडीशनल आइडिया टच अपॉन ही नहीं किया हम लोग अभी तक जितना डिस्कशन किया। कंडीशनल मतलब एवरी डे योर लॉस इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आज का लॉस इस डिस्ट्रीब्यूशन से आया, कल का लॉस ये डिस्ट्रीब्यूशन से आया, यही तो होता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। योर सिग्मा every point is different, that is why you have sigma t, and then you have garch model, arch model, all those things। ये सारे चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, ठीक है, तो आप ये इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यू कैन रिफाइन दिस पर्टिकुलर अप्रोच बाय इंट्रोड्यूसिंग कंडीशनल डायनामिक्स टू योर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। वही लिखा हुआ है, ऑल अप्रोचेस सो फार डील विथ अनकंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स, more useful and practical to use EV in the context of conditional return distribution, like your GARCH, right? A-GARCH, EWMA, all those things. This will include value at expected shortfall using EV on residuals or error terms in a GARCH type process. ठीक है, मैथमेटिकल चीज नहीं आने वाला है, जस्ट रिमेंबर दैट यू कैन कंबाइन कंडीशनल डायनामिक्स ऑफ लॉस डेटा विथ ईवी, तो और थोड़ा रिच हो जाएगा मॉडल, दैट्स ऑल। सेकेंड एजम्पशन इज हमारा था आईआईडी, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल। तो इसमें आइडेंटिकल नहीं होने का फोकस है, इस नॉट आइडेंटिकल, मतलब एवरी डे योर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, सो दैट मीन्स नॉन आइडेंटिकल। सेकेंड फोकस है इंडिपेंडेंस के ऊपर। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि हमारे जो रिटर्न्स है या वॉलेटिलिटी दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर, मतलब हाई वॉलेटिलिटी रेजिम में ऐसा रिटर्न्स आता है, फिर क्वाइट टाइम आ जाता है धीरे धीरे, फिर हाई, राइट? तो हाई वॉलेटिलिटीज एंड लो वॉलेटिलिटीज आर ऑल क्लस्टर्ड टुगेदर। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं है, मतलब लो वॉलेटिलिटी चल रहा है तो लो वॉलेटिलिटी चलेगा, राइट? एंड इफ इट्स हाई वॉलेटिलिटी रेजिम टुडे देन वी आर एक्सपेक्टेड टू हैव हाई हाई रिटर्न्स। दैट क्लस्टरिंग पार्ट इज नॉट कैप्चर्ड। तो इसमें वही लिखा है कि अ, अगर क्लस्टरिंग है और आप कैप्चर नहीं किया बिकॉज यू हैव अज्यूम्ड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द लॉस डेटा, इश्यूज क्या क्या हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लस्टरिंग को इग्नोर अगर करते हो, क्लस्टरिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट पार्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी में क्लस्टरिंग हम लोग का एजम्पशन नहीं था, वही अज्यूम रिटर्न्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये थ्योरी काम नहीं करेगा अगर आपके पास डेटा क्लस्टर्ड है तो। सेकंड, अगर अप्लाई भी कर देते हो तो आपका एस्टिमेट जो आएंगे जाई बीटा सिग्मा म्यू वटेवर, वो दोज एस्टिमेट्स वुड बी पुअर बिकॉज सी वेन एवर यू आर एस्केपिंग और अवॉइडिंग अ फेनोमेनन इन द डेटा, अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा पैटर्न है बट मेरा मॉडल कैप्चर नहीं करता है, तो आपके एस्टिमेट सब इधर उधर भागने वाले हैं। ठीक है, इट विल बी अनरिलायबल। ये आप रिग्रेशन में ही पढ़े होगे। इफ यू इग्नोर मल्टीकोलिनियरिटी, इफ यू इग्नोर ओमिटेड वेरिएबल बायस, थिंग्स लाइक दैट, हेटेरोस्केडासिटी, ये सारी चीजें हैं, और सब कुछ इग्नोर करके रिग्रेशन फिट कर दे तो योर एस्टिमेट्स विल बी ऑल ओवर द प्लेस। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इज एक बैक टेस्टिंग होता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वैल्यू एट रिस्क बैक टेस्टिंग। वैल्यू एट रिस्क में माई क्लेम इज 95% ऑफ द टाइम माई लॉस शुड बी लेस देन दैट फिगर, जो भी वैल्यू एट रिस्क है उससे छोटा होगा, करेक्ट? तो 5% ऑफ द टाइम आपका लॉस उससे ज्यादा होगा। बट आप टेस्ट करके देखिए लास्ट 1 ईयर डेटा पे, जो भी वैल्यू एट रिस्क आपका निकल रहा है और लॉस जो आ रहा है, क्या वो सही में 5% टाइम ऊपर है कि बहुत ज्यादा ऊपर है? अगर सपोज यू फाउंड दैट देयर आर 10% ऑफ द इंस्टेंसेस जिसमें लॉस फिगर इज हायर देन वार,
फिर तो आपका एस्टिमेशन गलत है 95% बाहर। तो उसको हम लोग ब्रीच बोलते हैं। ब्रीच मतलब वायोलेशन। इसके बारे में डिटेल्ड चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस दैट। तो इशू क्या है, क्लस्टरिंग अगर है, राइट, आपका वैल्यू एट रिस्क सबको मतलब सारे रिटर्न्स को इक्वल मान के निकला हुआ है, राइट, वैल्यू एट रिस्क। क्लस्टर डेटा अगर आपका है, आपको दिखेगा कि एक महीने के अंदर मतलब 20 एक्सेप्शन आ गए, वैल्यू एट रिस्क के ऊपर हो गए लॉसेस, राइट। योर ब्रीचेस विल बी क्लस्टर्ड, ब्रीचेस शुड बी रैंडम, मतलब आज एक वायोलेशन हुआ, मे बी 3 महीने के बाद एक और इंस्टेंस दिए। बट क्लस्टरिंग अगर नहीं है है और आप इग्नोर किए हो, देन यू सी द ब्रीचेस टू बी क्लस्टर्ड टुगेदर, राइट। काफी एक्सेप्शंस आ गए एक ही महीने में, तो दोज काइंड ऑफ इश्यूज वुड बी देयर। ठीक है, तो क्लस्टरिंग को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने के लिए अगेन सेम गार्च प्रोसेस। गार्च में वी मॉडल ऑटो रिग्रेसिव, ए स्टैंड्स फॉर ऑटो रिग्रेसिव, विच इज बेसिकली क्लस्टरिंग, ऑटो रिग्रेसिव ऑफ वॉलेटिलिटी। तो क्लस्टरिंग फिनोमेना गार्च में कैप्चर कर सकते हैं, सो दैट जो रेसिडुअल्स निकलेगा दैट विल बी स्टैंडर्डाइज रेसिडुअल्स एंड दैट विल बी आईआईडी। क्योंकि वॉलेटिलिटी क्लस्टरिंग हम लोग ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं गार्च में, सो दैट योर रेसिडुअल्स जेड वैल्यूज, रिमेंबर रिटर्न्स आर म्यू प्लस, राइट, ये मॉडल करके just take out the ZT part, that is the residual, that should be all independent IID। तो क्लस्टरिंग को मॉडल कर सकते हो, सो नॉन आईआईडी डेटा को आईआईडी बना सकते हो, राइट। आइडिया सेम, गार्च यूज करो, ठीक है। फाइनली मल्टीवेरिएट ईवी। अभी तक जो जितना डिस्कशन किया हम लोग, उसमें एक ही वेरिएबल था एक्स, दैट इज यूनिवेरिएट। एक लॉस डेटा मतलब एक स्टॉक प्राइस का रिटर्न टाइम सीरीज, आईबीएम हो गया सपोज। बट हमारे पास तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, ट्रेडिंग बुक पोर्टफोलियो, जिसमें देर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स एंड बिलियंस ऑफ डिफरेंट पोजीशंस। तो ये सिंगल यूनिवेरिएट मल्टी जो ईवी है, उसको हम लोग को एक्सटेंड करना पड़ेगा टू मल्टीवेरिएट एक्सट्रीम वैल्यू, जिसमें देर आर मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स, एक्स एक्स जे, मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो मल्टीवेरिएट ईवी जाने के लिए ऑब्वियसली हमको, अच्छा ये एक नॉर्मल माइंडसेट है। रिमेंबर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इफ एक्स इज नॉर्मल, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देन मल्टीपल एक्स है तो वी गो टू मल्टीवेरिएट नॉर्मल। मल्टीवेरिएट नॉर्मल में जॉइंट डेंसिटी, कोवेरियंस मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स, ये सब चीज आ जाएगा, करेक्ट, मल्टीवेरिएट नॉर्मल में। तो नॉर्मल केस में इट इज वेरी इजी टू एक्सटेंड टू फ्रॉम यूनिवेरिएट नॉर्मल टू मल्टीवेरिएट नॉर्मल। आपको सिर्फ कोरिलेशन कोवेरियंस मैट्रिसेस यूज करना है, बाकी सारा मैथ्स जो है पूरा सेम ही है। बट इन केस ऑफ ईवी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी, ये इतना इजीली एक्सटेंड नहीं होता है। यू कैनॉट यूज कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये सारी चीजें इन केस ऑफ मल्टीवेरिएट ईवी। रीजन इज देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये चीज हम लोग फर्स्ट डिस्कशन किया है, ये एक हाईली टेस्टेबल कॉन्सेप्ट है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स एंड वो नॉर्मलिटी assumptions डू नॉट अप्लाई इन ईवी, क्योंकि वी डील विथ एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो दैट्स द रीजन यू कैनॉट एक्सटेंड दिस यूजिंग द कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोवेरियंस मैट्रिक्स, इसका कोई रोल नहीं है ईवी में, बट यू कैन यूज कॉपुला, यू कैन यूज कॉपुला। अब आई एम नॉट श्योर कॉपुला आप ये लेटेस्ट एफआरएम पार्ट 1 में था क्या, डिड यू गाइस स्टडी कॉपुला, आर्किमिडियन कॉपुला, क्लेटन कॉपुला, गॉसियन कॉपुला, टी कॉपुला, ये सब। खाली गॉसियन कॉपुला इज अगेन नथिंग स्पेशल, इट्स द सेम कोरिलेशन कोवेरियंस मैट्रिक्स, इट्स नथिंग डिफरेंट। खाली गॉसियन कॉपुला, ओके। You cannot use Gaussian copula. You need to use other copulas which model tail dependence. Tail dependence मतलब एक एक्सट्रीम इवेंट अगर आता है इन वन लॉस डायमेंशन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर, मान लो आईबीएम स्टॉक एंड गूगल स्टॉक, आईबीएम स्टॉक रिटर्न कैन टेक एक्सट्रीम वैल्यूज, तो उसको लेके मैं या तो पीओटी अप्रोच यूज कर लो या जीईवी अप्रोच यूज कर लो, करके आई कैन फिट अ डिस्ट्रीब्यूशन। गूगल स्टॉक प्राइस ऑल्सो कैन टेक एक्सट्रीम वैल्यूज x2, दूसरा रैंडम वेरिएबल। दोनों को जब जॉइंटली मॉडल करोगे, जॉइंट जॉइंट एक्सट्रीम्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज कि बोथ रीच देयर एक्सट्रीम वैल्यूज टुगेदर।
तो उसके लिए कॉपुला यूज होता है। कॉपुला इज द नेचुरल कैंडिडेट टू मॉडल टेल डिपेंडेंस। मतलब एक रैंडम वेरिएबल अगर टेल में है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दूसरा रैंडम वेरिएबल भी टेल में है। टेल डिपेंडेंस को मॉडल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस है। कॉपुला, क्लेटन कॉपुला, आर्किमिडियन कॉपुला, काफी सारी चीजें हैं। तो वी कैन बेसिकली, आपको जरूरत नहीं है वो सब डीप डाइव करने के लिए। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट वी कैन यूज कॉपुलास टू मॉडल द जॉइंट बिहेवियर ऑफ एक्सट्रीम्स, और यू कैन थिंक ऑफ मल्टीवेरिएट एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम्स अपियरिंग टुगेदर। उसको मॉडल करने के लिए वी कैन यूज कॉपुलस। ठीक है, तो दैट वी कैन यूज, so then it will be become multivariate EV. Through the use of copulus we can do multivariate EV. Do not use covariance correlation matrix, वो अप्लाई नहीं होता है because this does not follow central limit theorem. अच्छा, एक और चीज है, जॉइंट, एक तो एक्सट्रीम का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। सिंगल वेरिएबल में एक्सट्रीम का प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जॉइंट एक्सट्रीम्स, then the probability of that will be extremely less. एक extreme का probability is 1 out of 100 chances. Another extreme का probability is also 1 out of 100 chances. What is the probability that you will see the two extremes together at the same time? Multiply these two. That is even much 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 rarer. ठीक है, तो इसमें ये बुक में लिखा है कि if just because the joint extremes are extremely unlikely, joint extremes are extremely unlikely, doesn't mean कि आप सोचोगे कि ऐसा तो होगा नहीं कभी, and you will avoid modeling them jointly. ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम एक्सपीरियंस वी नो, जब रिसेशन होता है तो सारे एक्सट्रीम्स एक साथ ही आते हैं। ऑल डिजास्टर्स फ्रॉम ऑल एंगल्स कम टुगेदर, ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो यू नीड टू, इट विल बी अ मिस्टेक टू अवॉइड सच टेल डिपेंडेंस in case of multivariate extremes, just because they are super rare. Disasters come together, so we need to use copulus. We need to model the tail dependence even if the events are extreme. ठीक है, तो these are the some of the three different refinements that you can do to EV. Finally, big ideas, just remember some key highlights. Remember, अगर लास्ट मोमेंट में एग्जाम का रश है तो जस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, अगर ठीक है, अगर इन केस यू कुडंट प्रिपेयर प्रॉपरली, बट डेफिनेटली रिमेंबर दीज। पूरा का पूरा ईवी थ्योरी में लिमिटेड डेटा इज अ मेजर चैलेंज, राइट, बिकॉज यू आर ओनली फोकसिंग ऑन एक्सट्रीम्स, नॉट द एंटायर लॉस। अब छोटा डेटा साइज है तो ऑब्वियसली इट विल हैव स्मॉल सैंपल इफेक्ट्स। वाओ, आई नीड टू यूज अ डिफरेंट लिंक। स्मॉल सैंपल इफेक्ट्स, क्योंकि एक्सट्रीम्स का सैंपल तो छोटा ही होगा। छोटा सैंपल होने से जितने प्रॉब्लम्स छोटे सैंपल का, वो सारी चीजें हैं, बायस, high standard error, non-linearities, big confidence interval around the estimators, all those problems would be there. Poor estimates, right? High standard error, high confidence interval around, मतलब हाई कॉन्फिडेंस मतलब वाइडर कॉन्फिडेंस। अगर ये मेरा एस्टिमेटर है कोई भी चीज का, जाई का, ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस इंटरवल बनने वाला है काफी वाइड, बिकॉज यू आर अनसर्टन। सैम्पल साइज छोटा है, स्टैंडर्ड एरर विल बी हाई। स्टैंडर्ड एरर हाई होने से इट विल पुश द कॉन्फिडेंस इंटरवल to be wider. Small sample effects. Second, parameter estimation is a major challenge because obviously the data is limited. Acha, this is what we talked about. Huge confidence intervals. Central tendency does not apply. Central limit theorem does not apply to EV. Remember that. Extremely important. Subjectivity and judgment around choosing a threshold. There is some arbitrariness. थोड़ा सा है उसमें, assumption है, expert judgment है. You कैसे choose करना है, we don't know. So थोड़ा सा arbitrariness है उसमें. Finally, high model risk. हाई मॉडल रिस्क है बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक चीज, एक तो है पैरामेट्रिक अप्रोच। पैरामेट्रिक अप्रोच में आप जबरदस्ती एक फंक्शन फिट कर रहे हो, उसमें आपको पैरामीटर से एस्टिमेट करना पड़ेगा। जहां पे पैरामेट्रिक होता है वहां पे मॉडल मॉडल रिस्क है, बिकॉज यू आर फोर्स फिटिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, वो मॉडल रिस्क है। दूसरा रीजन ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो, हाँ मतलब जो आप एनफोर्स करने वाले हो, वो सेटिस्फाई होने के लिए भी अंडरलाइंग अजम्पशंस है, काफी स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस है कि सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, यू लार्ज होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो देर आर strong assumptions, asymptotic assumptions, and the whole approach is parametric.
that leads to high model risk. I think that's all. Yeah, that's all. Sorry, it took a little longer than expected, but I hope you enjoyed this. If you have any questions, let me know in the group. But yeah, that's all from my side. Um, any questions before we wrap up? All good? Please practice the questions from the question bank. 3-4 टाइप का मैथ्स क्वेश्चन है उसमें, that will be clear, but subject is very small if you see. I mean, the topic is very small. All right, then. If no questions, I'll meet you next week with the next chapter. Thank you so much. Bye.